हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी आपका राइट टू एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर में पार्ट 5 जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करती है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन जो है वो रुधिर प्रवाह होता है उसके साथ ही स्रावित करती है, और जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग या लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। और हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन का स्रावित करती है। वृषण कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? टेस्टोस्टेरोन। और अंडाशय एस्ट्रोजन। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? जिससे लड़कों तथा लड़कियों की पहचान हो सके, उससे हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। जो लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती हैं। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोनों का स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु तथा वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। तो पीयूष ग्रंथि ही बोलता है कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन निकलता है और स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। तो यह रुधिर प्रवाह के साथ स्रावित किया जाता है और शरीर के अलग अलग जगह तक पहुंचता है और लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है और इसी के कारण यौवनारंभ में हमें परिवर्तन होते हैं। यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये सब जो यौवनारंभ में परिवर्तन होते हैं वह हार्मोन द्वारा ही होते हैं। पहली और बुझ अब समझ गए हैं कि यौवनारंभ में व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है। तो यौवनारंभ कौन सी अवधि है? यौवनारंभ वह अवधि है जिसमें जनन का प्रारंभ होता है और व्यक्ति जनन की क्षमता को प्राप्त करता है। परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता है या कभी समाप्त होता है? तो हाँ, यह समाप्त हो जाता है। 50 वर्ष के आसपास तक ये समाप्त हो जाता है। मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। जब किशोरों में वृषण और अंडाशय युग्मक यानी वृषण शुक्राणु तथा अंडाशय अंडाणु का उत्पादन करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य बन जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। और जनन क्षमता का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। तो एक महीने में किसी भी एक अंडाशय में एक अंडाणु उत्पन्न होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनियों सहित निस्तारित हो जाता है और इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव को हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। यानी कि क्या होता है ना,
अंडाणु का निषेचन जब है ना स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न करती है तब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, तब जो गर्भाशय मोटी हो जाती है वह निस्तारित हो जाता है और रक्तस्राव होता है। और जब रक्तस्राव को हम ऋतुस्राव कहते हैं और रजोधर्म कहते हैं, और पहला ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब ऋतुस्राव शुरुआत होता है तो उसे हम रजोदर्शन कहते हैं, और ऋतुस्राव बंद हो जाता है तो उसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, यानी महीने में नहीं कभी भी आ जाता है, तथा उसके बाद नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। उसके बाद कुछ समय में नियमित हो जाता है। पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? तो जनन वह रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक ही कर सकती है, तो यह सही है। हाँ, सही है यह। अब ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, अर्थात जो रक्त का स्राव होता है यह हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। तो ऋतुस्राव में क्या क्या शामिल है? अंडाणु का परिपक्व होना, फिर इसका निर्मोचन होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने पर उसका टूटना, यह सब शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अर्थात जब निषेचन होता है तब उसका विभाजन होता है और गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे, चित्र 9.8। अब संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, यानी हमें कैसे पता चलता है लड़की हुआ है या लड़का। मैंने अपनी माँ और चाची को बात करते हुए सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होगा कि बच्चा लड़की होगी या लड़का। तो लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु तथा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। तो वह बच्चा लड़का है या लड़की, यह उनके जन्म की जो अंडाणु होती है उनमें धागे से संरचना, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, उनमें निहित होता है। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होते, लेकिन वह कोशिका विभाजन के समय हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी 1 जोड़ी गुणसूत्र X और Y है। स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y होता है। जब 2 X गुणसूत्र होते हैं तब लड़की होती है और X और Y गुणसूत्र होते हैं तो वह पुरुष होता है। युग्मक यानी अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, यानी जो अंडाणु होते हैं वो X और X से मिलकर बनते हैं तथा शुक्राणु X और Y से बनता है। अब चित्र 10.4 को देखिए। ये देखिए चित्र 10.4 मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो देखिए अंडाणु X और X होता है, तो X और X मिलता है तो लड़की बनती है और X और Y मिलता है तो लड़का बनता है। तो चित्र 10.4 को देखिए। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे, वह मादा शिशु में विकसित होंगे, यानी कि शुक्राणु का एक X और मादा का एक X मिलेगा तो 2 X हो जाएंगे और लड़की उत्पन्न होगी। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है, यानी कि मादा का X और लड़कों का Y मिलेगा तो नर शिशु में विकसित होगा। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्र पर किया जाता है। तो माता के गुणसूत्र पर नहीं, वह लड़का या लड़की होता है, पुरुष के गुणसूत्र पर होता है, क्योंकि पुरुष में X और Y है, लड़की की तो X ही X है। और X अगर लड़कों का भी X मिला तो लड़की होगी, X और लड़कों का Y मिला तो हमें लड़का बच्चा होगा। यह धारणा
कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, पूर्णतः ये गलत है, अन्याय संगत है। अब नेक्स्ट टॉपिक, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। सिर्फ लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही नहीं होता, अन्य हार्मोन भी होते हैं। तो चलो उसका अध्ययन करते हैं। चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनको हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। तो यह सभी हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। यह पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल अधिवृक्क जैसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो वृषण और अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, उसके अलावा थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। देखिए, यह पीयूष ग्रंथि है, यह दिमाग में होती है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है। एड्रिनल ग्रंथि ये जो छोटी छोटी है, ये एड्रिनल ग्रंथि है। और ये अग्नाशय है। और ये स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, यहाँ पर अंडाशय है। और वृषण है ये लड़कों का। ये देखिए, तो मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति, तो ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर होती हैं। बूझो और पहले को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था, जिसका गला बहुत फूला हुआ था एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने यह बताया कि काका गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। किसी किसी का जो यहाँ पर जो गला होता है वो फूल जाता है, क्योंकि उनमें थायराइड ग्रंथि जो स्रावित करती है थायरॉक्सिन, उसकी कमी हो जाने के कारण गोइटर रोग हो जाता है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफाजी मधुमेह से पीड़ित थे, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करता। जब अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करता तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह। बूझे एवं पहली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रेनालिन नामक हार्मोन का स्रवण भी करती है। एड्रेनालिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। तो एड्रेनालिन ग्रंथि का स्राव करती है, जिसके कारण हमें क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था का पता चलता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही हार्मोन का स्रवण करती है। तो ये जो थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि है, यह पीयूष ग्रंथि के आदेश के ही द्वारा अपना हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, अर्थात पीयूष ग्रंथि कारण ही हम बड़े होते हैं, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? यानी किसी अन्य प्राणियों में भी हार्मोन स्रवण होता है और क्या जनन में उनका कोई योगदान है? तो हाँ, प्राणियों में भी हार्मोन का स्रवण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।